बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 24 और 25 फरवरी की रात एलओसी के ऊपर गन्स खामोश हो गई और एक खामोशी ऐसा सकूत तारी हुआ जो पहले कभी ना देखा गया था। ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस दोनों के दरमियान हॉटलाइन पे बात हुई और वहाँ दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया कि हमें तमाम वो माहदे जो कि एलओसी के बारे में किए गए हैं या प्रोटोकॉल्स हैं या अंडरस्टैंडिंग्स हैं उन पे अमल करना चाहिए और बेहतर ये होगा कि एलओसी के साथ बसने वाले लोगों के लिए एक पुरसकून माहौल पैदा किया जाए। अब यहाँ ये मैं बात वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ पे जो सूरत हाल है अभी वो हॉटलाइन गुफ्तगू और उसको फिर मिक्सअप किया जा रहा है। लोग बात कर रहे हैं इंडिया में भी इधर भी कि बैक चैनल कोई बातचीत थी, कोई सियासी मामला था या सियासतदान मुलव्वस थे उसमें या फॉरेन ऑफिस, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सारा जो कुछ हुआ ये उस वक्त ही डीजीएमओ दोनों के दरमियान बात हुई। अब यहां मैं ये वाज़ेह कर दूं 1987 में ये हॉटलाइन हमने इस्टेब्लिश की। फिर ये हॉटलाइन काफ़ी अर्सा तक चलती रही और फिर 1990 के बाद मेरा ख्याल है 91 में फिर हमारी वायलेशंस वगैरह हुई, काफ़ी एक दूसरे की पोस्टों पे हमले हुए। तो उसके बाद ये फिर हॉटलाइन जो है वो कुछ अरसे के लिए मुनक़ता हुई और फिर 1993 में इंडिया के डीजीएमओ जनरल लांबा गालिबन नाम था, वो आए और फिर बातचीत हुई और फिर ये बड़ा मुसम्मम इरादा किया गया कि हॉटलाइन एक्टिवेट रखेंगे और उसके साथ साथ एलओसी के ऊपर कोई फायरिंग या कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा जिससे कि इंसानी जानों का ज़िया हो। लेकिन फिर वक्तन फ़क्तन ये चीज़ें बढ़ती गईं और फिर वो वक्त आया कि जब 2003 में जनरल मुशर्रफ के वक्त में ये तय पाया कि आप एलओसी के ऊपर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं की जाएगी। और ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो कि दो लोगों के दरमियान हुई। वाजपेयी थे उधर प्राइम मिनिस्टर भारत के, इधर जनरल मुशर्रफ थे और दोनों की बातचीत में ये चीज़ तय पाई और फिर इसको काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता रहा। लेकिन हुआ ये कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए तो फिर उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे वायलेशन शुरू हो गई। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम जो नरेंद्र मोदी हैं उनका बेसिक ताल्लुक आरएसएस से है और आरएसएस पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और किसी को दुश्मन नहीं समझती। आरएसएस जो है वो पाकिस्तान की मौजूदगी, पाकिस्तान की बका के खिलाफ है और इसी वजह से एक पाकिस्तान बैशिंग का माहौल है और एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां अगर आपने सियासी एतबार से अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, तरक्की करनी है, तो फिर आपको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहना चाहिए ताकि उससे आपकी हिंदू मेजॉरिटी जो है वो आपसे राजी रहे, आपसे खुश रहे। और हमने ये देखा कि 2014 में भी जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीते वो पाकिस्तान बैशिंग पे और हिंदुत्व पे, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म, और फिर उसको बैक्ड अप बाई पाकिस्तान बैशिंग के, जी पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे। ये वो चीज़ें थी जो मोदी साहब को लेके आई और फिर आपने देखा कि 2019 में पुलवामा का वाक़या और उसी को इस्तेमाल करके, और गालिबन किया ही इसी वजह से गया पुलवामा का वाक़या कि उससे नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ाई जाए और हिंदू मेजॉरिटी को एक्टिवेट किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे वोट लिए जाएं। और वो मोदी साहब जो उससे पहले 5 रियासतों में इलेक्शन हारे हुए थे वो बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी लेके तो मेन इलेक्शन जीत गए। अब ये जो एलओसी है इसका भी ये समझ लीजिए कि एलओसी के 2 हिस्से हैं। हमारा जो शहर सियालकोट वगैरह है, ये शकरगढ़ सियालकोट, इसके सामने जम्मू का इलाका है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। सो जम्मू एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि मुतनाज़ा है और इधर पाकिस्तान का इलाका यानी सियालकोट, शकरगढ़ वगैरह ये मुतनाज़ा नहीं है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री समझी जाती है। चुनाचे जो इंटरनेशनल बाउंड्री यानी एक तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान का अपना इलाका
और दूसरी तरफ कश्मीर का मुतनाज़ा इलाका, ये दोनों जितने हिस्से तक जाते हैं इसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। और फिर मराला हेडवर्क्स से थोड़ा नॉर्थ जाके ये आगे इलाका जो शुरू हो जाता उसमें ये कश्मीर है दोनों तरफ। लिहाजा दोनों तरफ जहाँ कश्मीर है वहाँ हम उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, यानी उसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1948 में जो यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश करवाई थी वो सीज फायर लाइन थी, उसको हम सीज फायर लाइन कहते थे, CFL कहते थे। और वो 1971 में आके बदली गई जब शिमला एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि इसको आइंदा लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। लिहाजा ये लाइन ऑफ कंट्रोल उस दिन से बनी। अब ये जो कदम उठाया गया इससे फायदा सिर्फ ये हुआ कि एक तो वो बेचारे जो LOC के साथ लोग सिविलियन रह रहे थे उनकी कई कैजुअल्टीज हो चुकी, कई 100 लोग मारे जा चुके पिछले 10-12 सालों में, पिछले 7 सालों में, और फिर कई 100 जख्मी हुए, 1600 के करीब लोग जख्मी हैं जिनके आज़ाब वगैरह कट गए। और वो उनके अपने रोजगार तबाह हुए क्योंकि मकान उनके गिर गए गोलाबारी से। वहाँ पे खेत हैं उनके जहाँ वो खेती बाड़ी करनी है तो उनमें नहीं जा सकते। ये चीज़ें जो थी ये काफ़ी तकलीफदेह थी और इससे ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ये मामला बेहतर हो गया, उन लोगों की ज़िंदगियाँ निस्बतन आसान हो गई। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान लगातार इस मामले में एहतजाज करता रहा है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी ख़त लिखा, सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को भी ख़त लिखा, हमारे फॉरेन ऑफिस ने मुख्तलिफ वक्तों पे, और फिर ये कि भारत के साथ सैकड़ों के हिसाब से एहतजाज किए गए। और हम हमेशा ये कहते थे कि भारत ज्यादती करता है कि सिविलियन आबादी के ऊपर वहाँ से गोलाबारी की जाती है जिससे नुकसान होता है और ये बंद होना चाहिए। लेकिन ये मामला रुका नहीं। अब ये जब रुका नहीं तो लाज़मी बात है कि पाकिस्तान तो एहतजाज ही कर सकता था, लेकिन अब आके भारत तैयार हुआ। अब ये सोचने की बात यह है कि भारत अचानक क्यों तैयार हुआ। खतरनाक चीज थी। यहां जैसे वायलेशंस होती हैं तो कभी गलतफहमी आपस में हो तो बढ़ भी सकती है जंग। सो दो एटमी कुव्वतों के दरमियान ज्यादा जंग हो जाए, बढ़ जाए तो वो बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये जो सूरत जो अभी पैदा हुई, अगर मैं इसका तजिया करूं तो मुझे ये लगता है कि एक तरफ तो भारत अंदर खासी मुश्किलात से घिरा हुआ है, किसानों का है, वहाँ पे सिलसिला शुरू है एहतजाज का। उसके अलावा कोरोना, कश्मीर डिस्टेबलाइज्ड है, मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज वगैरह हैं, फसादात भी हो रहे हैं। और फिर आप चाइना का देख लें, उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अब वहाँ पे भारत में जो भारत के अपने माहिरीन थे, जो स्ट्रेटजिशियंस हैं, उन्होंने बार बार कहा कि ये जो सूरत हाल है ये हमारे लिए मुनासिब नहीं। इंडियन चीफ ने, आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। और टू फ्रंट वॉर जो है वो कोई आसान काम नहीं है। टू फ्रंट वॉर बहुत ही आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और भारत शायद इसमें इतना उसका दमखमी ना हो कि वो टू फ्रंट वॉर जो है वो उसको संभाल सके। सो लाजमन यहाँ ज़रूरत पेश आई उनको अपनी गर्ज से कि इसको किसी तरह एक फ्रंट किया जाए, यानी पाकिस्तान के साथ अमन। और ये इनको बहुत अरसे से इनके लोग एडवाइस कर रहे थे कि कम से कम एक साइड पे आप अमन का हाथ बढ़ाएं। सो ये अचानक जो हुआ उसकी वजह गालिबन ये लगती है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि अमेरिका, जो बाइडन आए हैं, उन्होंने भी कहना शुरू किया कि जी इंडिया पाकिस्तान अमन कायम करें, बातचीत शुरू करें। उधर उनको मसला ये है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है अफगानिस्तान में अमेरिका को, और पाकिस्तान की तवज्जो वो चाहते हैं कि उसी तरफ मरकूज रहे। अगर भारत के साथ मसला होता है, तवज्जो इधर हटती है, तो शायद अमेरिका के जो डिज़ाइन अफगानिस्तान के लिए हैं उनमें उनको रुकावट आए। सो वो अपने मकासद के लिए ये कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और बड़ा इशू रहा है, वो ये है कि अमेरिका भारत को जब असला देता है और बड़ा हाई क्वालिटी असला देता रहा है, तो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा अमेरिका को कि आप यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंस जो है ये इंडिया के हक में बहुत चला जाएगा, तो यहाँ पे जंग के खतरात बढ़ेंगे। अमेरिका उस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहता है इस लिहाज से कि वो जाहिर करे कि जी हम जो कुछ दे रहे हैं वो तो चाइना के खिलाफ दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने हाथ मिला लिया, अमन है यहाँ पे। तो ये भी अमेरिका की हो सकती है, वरना अमेरिका को इतना खैर खा नहीं है पाकिस्तान का। ये नहीं हो सकता कि हम ये सोचें
कि अमेरिका जो है वो इस मसले को वाकई हल करा देगा और हल कराएगा मुनसिफाना तरीके से, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे लिए कोई ट्रैप ना हो इसमें। अब ये जो वायलेशंस के ऊपर ऐड किया गया कि नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो पहले भी ऐसे था, 2003 में जब हुआ तो यही कुछ था, इसी तरह ही तय हुआ था, लेकिन फिर धड़ाधड़ शुरू हो गया काम। तो आज भी ये वायलेशंस जो हैं ये कल शुरू हो सकती हैं, परसों शुरू हो सकती हैं। इस पे कोई ऐसी हमारा मैं नहीं कह सकता कि इस पे कोई गारंटी है, गारंटी नहीं। जब तक आप अपने तौर पे आपकी नीयत साफ है, आप करते रहें, उसके बाद फिर ये जाब हो जा। अब यहाँ पे मोदी साहब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ अमन कायम करते हैं, एक तो LOC को आपने किया, ठीक है, लेकिन असल मुद्दा तो ये है कि आपने कश्मीर पे बातचीत करनी है, इस मसले को हल करना है, या और भी जो आपके पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है उनको हल किया जाए। अगर इनको हल करना है, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के साथ एक सुलह का हाथ मिलाते हैं और बातचीत के लिए बैठते हैं। लेकिन मोदी ने तो अपने नैरेटिव में ये कभी नहीं कहा। उसकी तो सारी सियासत ही ये है कि पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। अब अगर वो ये पैंतड़ा बदलता है तो उसकी हो सकता है कि घर के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी वो तबाह हो जाए, या उस पर उसको बड़ा सेटबैक हो। उसकी पॉपुलैरिटी जो उसने हिंदू मेजोरिटी में अपनी बनाई है सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी से, वो हो सकता है कि वो बैठ जाए। और अगर ये होता है तो मोदी साहब तो कैरियर मोदी साहब का खत्म हो जाता है। क्या मोदी अपने कैरियर को दांव पे लगाना चाहेगा, अपने सियासी कैरियर को? मेरा ख्याल है कि वो नहीं लगाना चाहेगा। ये एक हद तक आगे जाएंगे। यहां पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे तवक्कुआत और उम्मीदें लगा ली हैं कि अब आगे बातचीत होगी। भारत में भी लोग बात कर रहे हैं कि आगे हमें बढ़ना चाहिए, और हो सकता है कि इंडिया पे अंदरूनी प्रेशर बाज लोगों का, उनके इंटेलेक्चुअल्स का आए कि एक साइड पे अमन कायम करने के लिए आप आगे बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान को सोच समझ के चलना चाहिए। सबसे पहले हमारी जो शराइत थी पाकिस्तान की कि हमें बातचीत से पहले हमें उसी पोजीशन पे जाना जो 5 अगस्त को पहले थी। और 5 अगस्त 2020 की जो सूरत हाल थी वो ये थी कि आपने 5 अगस्त 2019 की वो ये थी कि आपने आर्टिकल 370 अपने आइन का बहाल करना है, आर्टिकल 35A बहाल करना है। वहां पे कश्मीर में जो बाहर से लोग आके लाके आप आबाद कर रहे हैं वहां पे, जिनको शरीयत देने हैं, वो खत्म करनी है। कश्मीर का तमाम स्टेटस जो पहले था, जो मुतनाज़ा जिस वक्त यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पास हुई, आपने उसी हालत में पहले वापस लाना खुद ब खुद, फिर आगे बातचीत होगी। अगर हम ये नहीं करते तो फिर आप समझें कि आपने सब कुछ गवा दिया, आप ट्रैप में चले गए। तो पहली बात तो ये है कि ये शराइत जो हैं ये बिल्कुल तय होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत के साथ मज़ाकरात सिर्फ मज़ाकरात की खातिर नहीं, वक्त डालने के लिए नहीं। अगर तो आप लंबे, जिस तरह 72 साल की तारीख है आपकी, इस तरह के मज़ाकरात आपने करने तो फिर ना करें। उन मज़ाकरात में कोई जान नहीं थी। वो ये है कि आपने 1 महीने एक सिटिंग की, फिर 4 महीने बाद एक की, फिर 6 महीने बाद दूसरी, इस असना में को वाकया हो गया, फिर बहाना बन गया, अच्छा जी मज़ाकरात खत्म। नहीं, मज़ाकरात करें असूली तौर पर यूनाइटेड नेशन की करारदादों की मौजूदगी में, उनके पैरामीटर के अंदर, और वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। मुज़ाकरात आपने हर हालत में 5 महीने में, 6 महीने में ये मामला ख़त्म करना है, इसके ऊपर फैसला करना है। अगर तो ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता है तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, वरना नहीं बढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान को इस मामले में मिन्नत समाजत नहीं करनी चाहिए। भारत की मिन्नत समाजत नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आप अपने कौमी वकार के और कौमी मफाद के खिलाफ बात कर रहे होंगे। सो इस वजह से PTI की गवर्नमेंट को बहुत मोहतात रहना चाहिए इस मामले में, और अपनी शराइत पे कायम रहें, एक टाइम बाउंड बात करें, और हर हालत में इस चीज़ का यकीन करें कि आपके मफादात की देखभाल की जा सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।